एक लश्कर कशी की जा रही है ये सिर्फ इसलिए है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, क्रेनें लाके, सरकारी गाड़ियां लाके वफाक के ऊपर लश्कर कशी करना है। ये तो किसी सूरत भी नाकाबिले कबूल है। जो ये इकदाम कर रहे हैं उस पर इंशाल्लाह ताला कानून भी हरकत में आएगा। हमारा ऑपोजिशन क्या रहे हैं कि जो करना है आपने सही करना है, बस ईसा को ना लगाए। मैंने तो नहीं लगाना। I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard. I do not have to keep them in my favor to ensure that for the next 3 years, the next 5 years, my practice grows. But I will always, for the rest of my life, honor these two individuals. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहरान बढ़ता चला जा रहा है। आज 63A की जो नजरसानी दरख्वास्त है उसके ऊपर बेंच ने पहली समाअत की और उसमें नए जज साहब भी आए और आज चीफ जस्टिस ने यह भी डिक्लेयर किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तैयार नहीं है और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरी में हमें 5वें जज का फैसला करना पड़ा। अब ये जो क्राइसिस है ये किस तरफ जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर 63A का फैसला हो जाएगा और अगर ये फैसला हो गया तो क्या वुकला इसको तस्लीम कर लेंगे, क्या अपोजिशन इसे मान लेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज की शो में डिस्कस होगा। और ऐसा महसूस होता है कि जो आईनी तरामीम का पैकेज है उसे बिलावल भुट्टो साहब लीड कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इररिलेवेंट हो गई है, उसने ये मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हल कर सकेगी बहरान, ये भी एक दूसरा सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हसरात मलिक साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं और ये बड़ी गहराई के साथ इस सारी सूरत को देख रहे हैं, तो इनसे पूछेंगे और उसके बाद जो अगला हिस्सा होगा उसमें शैला रजा साहब हमारे साथ होंगे और सेनेटर हमायूं मेहमद साहब होंगे। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, ये आज तो बहरान ऐसा महसूस होता है कि बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब मंसूर अली शाह साहब एक साइड पे हो गए हैं, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर एक साइड पे हो गए हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब इस बेंच को तस्लीम नहीं किया जा रहा तो ये कहां पे जाएगा, क्राइसिस कहां जाके खत्म होगा? देखिए, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में एक जुडिशियल सिविल वार चल रही है और कोई भी यानी एक साइड प्रिवेल करेगी, लेकिन फिलहाल तो दोनों तरफ से जो वो सरेंडर नहीं किया जा रहा, पीछे नहीं हटा जा रहा। चीफ जस्टिस काजी फैज साहब भी आगे मूव कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जजेस भी रेजिस्ट कर रहे हैं। जस्टिस काजी फैज साहब को एडवांटेज है क्योंकि हुकूमत ने उनको स्ट्रेंथन कर दिया एक आर्डिनेंस के जरिए कि उस आर्डिनेंस के जरिए वो जो कमेटी अपनी मर्जी की बना सकते हैं और वो उसी तरह के बेंच बना सकते हैं, उसी तरह का केस लगा सकते हैं। दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर पुलिस जज हैं उनको एडवांटेज ये है, बाज़ाहिर लग रहा है कि मेजॉरिटी उनमें उनके साथ है सुप्रीम कोर्ट, और इसी वजह से गलबन चीफ जस्टिस काजी फैज साहब फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं बुला रहे। मुतालबा जस्टिस मंसूर अली शाह कहा कि जी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, जस्टिस काजी फैज साहब वो नहीं बुला रहे और इसी वजह से वो इस केस में भी उन्होंने रिस्क नहीं दिया और उन्होंने अपना ही हमख्याल जज जो है वो इसमें ऐड किया। तो इस वक्त जो जैसे यानी गलबन पहली दफा होगा इस तरह का मामला, हाई प्रोफाइल केस जिसमें बलूचिस्तान के 3 जज हैं। मामला 63A की ये इंटरप्रिटेशन रिव्यू का मामला है और पंजाब का 1 जज है। तो ये जस्टिस काजी फैज साहब जो माजी में आज से 3 महीने वो बड़ा क्रेडिट लेते थे 3 महीने पहले कि जी मैं जो बेंच बना रहा हूँ इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फैसला क्या होता है, लेकिन इसमें प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसमें तो अब ये आपने प्रेडिक्ट करना है कि फैसला कल आएगा या परसों आएगा, ठीक है, ये आपको मसला है। बल्कि ऐसा महसूस है जैसे मुत्तफिका फैसला होगा ये बगैर। तो आज जो हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज साहब ही बोल रहे थे और दूसरे जजेस खामोश थे, तो कोई ऐसी रिमार्क्स नहीं आया जिससे हम कहेंगे दूसरी तरफ से जज कोई उनसे करेंगे। वैसे काजी साहब ने अपना माइंड आज वैसे रिफ्लेक्ट कर दिया है, उन्होंने बिल्कुल सवाल किए उन्होंने कि जब आइन क्लियर है तो फिर इसमें अमेंडमेंट करने की या रीशेप करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है जो फैसला था वो भी कमजोर था। आइन का जो अगर टेक्स्ट देखें तो उसमें ऐसी नहीं है कि वोट काउंट नहीं होगा। उस वक्त ये फैसला जब ये लिखा गया वो डिटेल जजमेंट उसमें भी वो कोई जस्टिफाई नहीं कर सके। ये केस अगर किसी और बेंच में भी लगता, जैसे मंसूर अली शाह के पास भी लगता, तो उनके लिए भी मुश्किल था कि वो फैसले वो जो पुराने वाला उसको अपील करते। लेकिन जैसे काजी फैज साहब ने जब हमने देखा कि 12 जुलाई को जो डिटेल वो चार्ट ऑर्डर था रिजल्ट शीट में, उसमें हुकूमत 2/3 लॉस कर जाती है। उसके बाद ख्याल आता है काजी साहब को कि ये केस लगाया जाए 63A का। उसमें पहली दफा जब वो बेंच प्रपोज करते हैं वो मंसूर अली शाह को हेड और साथ याहिया अफरीदी, अमीनुद्दीन खान,
जैसे जमाल मंदुखेर और जैसे मुनीब अख्तर। लेकिन जब अब उनके पास इख्तियार आया है तो वो खुद हेड कर रहे हैं। ठीक है। अब ये भी मामला है उनके और जैसे मुनीब के तलकात काफ़ी कशीदा हैं, ठीक है। तो बेहतर होता कि वो खुद प्रेजाइड ना करते, कोई और बेंच बना देते। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस केस का जो आउटकम है वो लिंकअप है उस 26वीं आईनी तरमीम के साथ, ठीक। क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जो डिमांड है या जो भी वो अभी हुकूमत श्योर नहीं है। जब 63A हो जाएगा जजमेंट रिवर्स और वाज़ेह हो जाएगा कि वोट काउंट हो सकता है, तो फिर यह है कि मौलाना फजल रहमान को भी थोड़ा वो भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं कि हुकूमत के पास एक और ऑप्शन भी है, क्योंकि वो कमजोर हो जाएंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट तोड़े जा सके। बिल्कुल वही और चांसेस हैं कि वो टूट सकते हैं जो हालात बन रहे हैं। वो कहा यह जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट नहीं तोड़े जाएंगे, मौलाना के भी वोट टूट सकते हैं उसमें। बिल्कुल, मैंने एक दो जो हैं वो उनके वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड जब उनसे बात हो तो वो कहते हैं जी कि हम सपोर्ट जो है वो करेंगे। मौलाना साहब से वो नहीं इत्तेफाक कर रहे, लेकिन ये है कि क्या जब अगर पार्लिमानी पार्टी ये कहे कि जी इनको डी सीट करना है तो फिर क्या वो मौलाना फजल रहमान जो है वो प्रोसेस शुरू करेंगे, या वो फिर इस हवाले से अगर वो वोट दे भी देते हैं और वो उसके बाद उनकी डी सीट का जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं करते, ये आप देखना होगा। लेकिन मेरा ख्याल है डी सीट का जो प्रोसेस है ना वो बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने MNA को डी सीट करती है, मौलाना फजल रहमान साहब करते हैं, तो फिर किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट उन लोगों को दोबारा खड़ा करके उनको जितवा सकती है, और इससे मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें मजीद खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ये बात है। अब खैबर पख्तूनख्वा में चांसेस कम है क्योंकि उनकी हुकूमत है, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी पॉसिबल है, जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तो लेकिन सीटें इरेलेवेंट हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि PTI को भी अंदाज़ा है कि ये अगर आईनी अदालत बनती है और इसमें अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस भी बना दिया जाता है तो वो उनकी जो स्पेस है वो बड़ी कम हो जाएगी। इसी वजह से इमरान खान बार बार कह रहे हैं अपने जो लीडरशिप जमात की जो बाहर है कि आप इस पे मोमेंटम बनाएं, कोई निकलें बाहर। तो अभी तक मोमेंटम तो नहीं बनाया जा रहा। बताया जा रहा है कि कल भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे कि ये जो किस तरीके से हमें प्रेशर बनाना चाहिए वो नहीं। बल्कि आज़म स्वाति साहब ने कहा कि देखें जी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वकला ने एहतजाज किया तो मैंने उसे लीड किया था, तो उस पर फिर इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ मैं खबरें पढ़ चुका हूँ, जितना लीड किया आपने, जितने वकला वहाँ पे मौजूद। जी बिल्कुल। कल 1000 वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि हम लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। क्या देखिए, ये अगर 600 से ज्यादा अगर नंबर हो जाते हैं तो बड़ा ये एक अच्छा खासा शो होगा, और उस शो में कम से कम और फायदा हो या ना हो, लेकिन जो अंदर मेजॉरिटी जजेस बैठे हैं उनको एक यानी इत्मीनान होगा, तकवीयत होगी, और वो फिर अपने अगला लाएअमल भी बनाएंगे। अब ये नहीं मुझे लगता है कि वो भी खामोश नहीं रहेंगे। अब चांसेस ये भी चल रहे हैं कि कोई जो वो एक जो यूनानिमस अक्सरियत ही एक फैसला एक खत की शक्ल में चीफ जस्टिस काजी फैसला से मुतालबा किया जाए कि फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाएं। एक ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग नहीं चल सकती। अगर वो 10-11 जजेस का खत आ जाता है चीफ जस्टिस काजी फैसला और वो मीडिया में लीक हो जाता है या ओपनली बता दिया जाता है, तो ये एक किस्म का जस्टिस काजी फैसला के लिए एक होगा मामला। लेकिन मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला को जो है ना कि वो और कुछ नहीं क्राइसिस है, मॉरल अथॉरिटी का है, तो मॉरल अथॉरिटी से फिलहाल वो इन चीज़ों को नहीं देख रहे। वो भी समझ है उनको कि उनका जो एम है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत स्मूथली ताकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सके। ठीक, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, क्योंकि शहजाद शौकत साहब जो है उन्होंने जो बार एसोसिएशन के सदर हैं वो पेश हुए, फिर उसके बाद साथ साथ फारूक एच नाइक साहब थे, तो ऐसा महसूस होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब वो बार के साथ खड़ी है। देखिए, ये तो हम 2 साल से देख रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट बार जो इंडिपेंडेंट ग्रुप बरसर इक़्तिदार है, और जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन है वो फारूक एच नाइक साहब हैं, पीपल्स पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह ये एक ही पेज पे है नून लीग भी। तो देखते हैं कि क्या हालात बनते हैं। बेंच भी तकरीबन इससे अच्छा बेंच नहीं मिल सकता था हुकूमत को। तो अब यह है कि कल आता है फैसला या परसों, वोट तो काउंट होगा। बस एक आध दिन का रह गया फर्क, या कल फैसला आ सकता है या परसों मुझे लगता है कि कल, क्योंकि अली जफर साहब आर्गूमेंट करेंगे, कुछ उनके ऑब्जेक्शन है कि जी कमेटी 2 जजेस की नहीं हो सकती, 3 की हो सकती है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये सारे उनके जो इतराज़ात हैं वो रिजेक्ट होंगे
और एक जुडिशियल आर्डर भी हो सकता है कि 5 जजेस का कि जी जो कुछ हो रहा वो ठीक हो रहा है। लेकिन अली जफर साहब आज भी कोई खास डेंट नहीं डाल सके बेंच के ऊपर, उन्होंने कोशिश की लेकिन मेरा ख्याल है उनके दलाइल बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे। एक दूसरा उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी, लेकिन दलाइल और सुना भी नहीं गया उनको, दलाइल तो वो बात ही नहीं करने दी गई उनको। बज़ाहिर ये है कि अली जफर साहब का वो मिजाज भी नहीं है उस तरीके से। दूसरा ये है कि जजेस जब ये तहिया कर लेंगे हमने इस वकील को नहीं सुनना, तो वकील क्या कर सकता है। और काजी साहब को ये अंदाज़ा था उनको कि ये कोई ऑब्जेक्शन करेंगे बेंच पे, तो बेहतर है कि इनको ना सुना जाए। ये उनके अमूमन होता है कि हाँ जी आपको बाद में सुनेंगे पहले, ताकि ज़रा चीज़ को ठंडा करें और आगे चलाएं। तो यही आज उन्होंने किया। अब देखते हैं, अली जफर साहब को कल अलाउ किया गया है, उनकी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई ऐसा बात नहीं है किसी जज के पर्सनल मामला। वो ये कह रहे हैं कि कमेटी 2 जजेस की नहीं 3 मेंबर होने चाहिए कमेटी के, वो फैसला करें। तीसरा मेंबर होना चाहिए था, मंसूर अली शाह के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। अच्छा अब ये फरमाइए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब साइड पे हो गए, जस्टिस मनीब अख्तर साहब साइड पे हो गए, इनको अंदर रहना नहीं चाहिए था? अगर जस्टिस मनीब अख्तर होते तो कुछ ना कुछ वो अपना इनपुट देते तो इससे शायद इतनी आसानी से ये फैसला ना हो सकता। जैसे मंसूर अली शाह साहब बैठते कमेटी के अंदर, या वो किसी बेंच का हिस्सा बनते या अपना एक रोल अदा करते, तो एक डिफरेंट सूरत हाल ना होती। देखें, वो अब चीज़ उनको समझ आ गई कि जब ऑर्डिनेंस बना और चीफ जस्टिस काजी फैसल ने अपने हम ख्याल एक जज को शामिल कर लिया, तो अब अक्सरियत चीफ जस्टिस काजी फैसल के पास, उनकी उस डिसेंट का कोई फ़र्क ना पड़ता, वो कमेटी में कोई अहमियत नहीं। दूसरा जो असल सवाल है वो जैसे मंसूर अली शाह है कि ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग को चलाया जा रहा है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट कर रही है, पहले इसको एग्जामिन करें हम। वो उनका मामला मेरा ख्याल है वो जो मुतालबा है वो जायज़ है। फुल कोर्ट मीटिंग अगर हो जाती तो कोई कबात नहीं थी, लेकिन बज़ाहिर काजी फैसल साहब इस चीज़ से उनको भी मालूम है कि मेजॉरिटी जजेस उनके साथ नहीं है और कोई मज़ीद बड़ा सेटबैक हो सकता है, तो इस वजह से बेहतर है कि इसी तरह मामले को चलाया जाए। आखिरी सवाल आपसे, ये वकला हैं क्या वो कुछ तहरीक चला सकेंगे काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हक में? देखें, फिलहाल तो बार काफ़ी कंट्रोल हुकूमत ने की हुई है, फिलहाल कोई नहीं लग रहा बजाय, लेकिन ये जो भी हुकूमत करेगी ये सस्टेनेबल नहीं है। मुझे लग रहा है कि यही पार्लियामेंट फिर आईनी अदालत को भी ख़त्म करेगी। जो आईनी अदालत ये बना रहे हैं उन जजेस का और कोई काम नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर उन्होंने सुनने हैं 10 जजेस, और जब उनके पास पावर भी है, उनको पता भी है कि जी हमारे टेनोर भी जो सिक्योर है, तो उन जजेस ने फिर ये पॉलिटिकल मैटर ही सुनने हैं। ये गलत लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि जी ये जो है ये जो पॉलिटिकल मामलात में वो तो बाकायदा प्योर पॉलिटिकल मैटर देखी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो भी आएंगे वो सारे उन्होंने बैठने हैं, वो 9 जजेस या 8 के जो भी होंगे वो यही सुनेंगे। तो ये मुझे तो ये भी लग रहा है पीपल्स पार्टी इस वक्त तो एक्टिव है, कहीं 18वीं तरमीम रोल बैक भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जरिए ही ना हो। तो ये कई दफ़ा ऐसी चीज़ होती है, ये हमारे सियासतदान करते हैं और इनको अंदाज़ा नहीं होता। इस वक्त जो जजेस हैं वो तो उन पर एक प्रेशर होता है आम केसेस का, और वो 11:30 कई दफ़ा 1 बजे केस की समाअत करते हैं कि जी हमारे पास दूसरे केसेस का बर्डन। उनके पास तो कोई बर्डन नहीं, उन्होंने तो फिर यही करना है। आपने एक दफ़ा तो आपने चीफ जस्टिस लगा लेना है, लेकिन जब लग जाए, माजी में भी हमने कई जजेस, साकिब निसार साहब को भी नवाज शरीफ साहब ने लगाया, इफ्तिखार चौधरी साहब को परवेज मुशर्रफ ने लगाया, तो मेरा ख्याल उसका क्या निकला नतीजा। तो ये गलत किया जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए एक नई अदालत को क्रिएट करना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, अब ब्रेक के बाद शहला रजा और सेनेटर हुमायूं अहमद हमारे साथ होंगे, और ये जो बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं आईनी अदालत को, आईनी तरामीम को, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई स्टैंड कर सकेगी? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं शहला रजा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। ऐसा महसूस होता है कि बिलावल भुट्टो साहब पूरी आईनी तरमीम को लीड कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम जो है उसका भी क्रेडिट लेना चाहती है। शहला साहबा बहुत शुक्रिया आपका। अब सवाल फिर वही है कि ये जो कंट्रोवर्शियल किस्म की आईनी तरामीम है, आप क्यों ये करना चाहते हैं, और इससे आपका क्या ख्याल है कि सिस्टम ठीक हो जाएगा बजाय इसके कि ख़राब हो जाए और वकला आपके पीछे लग जाए? देखिए, वकला हो या कोई भी हो, जब तक आपके पास ड्राफ्ट नहीं आ जाता उसको कंट्रोवर्शियल कैसे कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि
पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि जितना ज़्यादा कंसेंसस हो सकता है करे, चाहे वो हुकूमत को मनाए चाहे मौलाना को मनाए, और उसकी कोशिशें कामयाब भी हुई हैं। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब को सुन रही थी, तो अब मुझे डिटेल तो नहीं मालूम कि इन आर्टिकल्स में क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक तो ये बात डिसाइड हुई थी कि JUI भी अपना ड्राफ्ट बनाए और पीपल्स पार्टी भी, और उसके दोनों शेयर करें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात हुई थी कि नून लीग के ड्राफ्ट में जिन जिन आर्टिकल्स पे जो है वो ऑब्जेक्शन है, उसमें अमेंडमेंट करके हमें JUI दे कि वो क्या चाहती है, जो अभी तक नहीं हुई। लेकिन जो शुरू के जो डिस्कशंस थी उसमें ये बात सामने आई कि आर्टिकल 8, 51 और 106 इस, मुझे इनकी डिटेल नहीं पता है, ज़ाहिर है मैं कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन ये कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये 3 शिक पे जो है जब बात हुई तो पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट से बात की और गवर्नमेंट ने जो है बहुत लचक दिखाई। उन्होंने कहा कि ठीक है हम अभी टेबल ही नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरी बात थी वो ये थी कि एक आर्टिकल है 109, उसमें एक वर्ड पे इतराज था, मतलब वर्ड टू वर्ड गुजरा जा रहा है। तो उस पर भी जब पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट से बात की तो गवर्नमेंट उस पर भी राजी हो गई कि हम इस वर्ड को जो हमने बढ़ाया वो पीछे कर लेंगे। तो ये कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे। दुनिया के 86 ममालिक में जो है वो कर रहे हैं, हमारा पुराना प्रोजेक्ट है। और अगर 18वीं तरमीम को वो लोग जिनका काम नहीं है कि ये तरमीम करते वो ये ना करते तो ये हुई भी होती। तो मैं मुनीर मलिक साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जब ये सामने आएगी और हम देखेंगे कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है तो हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये काम हमारा है और हमें ही करना है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये आप क्यों इतने ज्यादा खौफजदा है आईनी अदालत से? वो क्या नुकसान हो जाएगा जी? अल्टीमेटली एक नया इदारा बन रहा है और उसके पास टाइम ज्यादा होगा, जजेस के पास भी बहुत टाइम होगा, ये जो आईनी इश्यूज हैं वो सारे के सारे वहां पर डिस्कस होंगे, हो सकता है आइन बेहतर हो जाए, पार्लियामेंट ज्यादा मजबूत हो जाए। क्या मसला है इसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जावेद चौधरी साहब, आइन में तरामीम लाना ये इख्तियार है पार्लियामान का। जब हम 2 किस्म की चीज़ें होती हैं जो हमारा इख्तियार है, एक हम बिल लेकर आते हैं जो कि आइन के ताबे है, और एक हम आइन चेंज करते हैं जो कि इस मुल्क को चलाने की एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, जितनी भी जो आईनी तरामीम, जो आइन बनता है या आईनी तरामीम होती है, उसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म की डिस्कशन होती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे अभी इन्होंने कहा है कि मैं तो मतलब लॉयर नहीं हूं। यू डोंट हैव टू बी अ लॉयर, लेकिन तो वैसे पूरा मुल्क बन गया वकील। लेकिन सुन सबको पता है कि क्या दिस इज एजुकेशन, दिस इज समथिंग दैट हैज रियली हैपेंड इन द रीसेंट पास्ट। क्रेडिट गोज टू टेलीविजन, स्क्रीन। नहीं किसी ने आपके तो वकीलों को नहीं पता होता कोर्ट के अंदर। अब सुन ले सोशल मीडिया तो आजकल टेररिस्ट है ना, वही वो कर रही है। लेकिन एनीवे, लेट मी गालियां, बाज लोग, मेरे जितने दोस्त है पंजाब के, वो बगैर गाली के तो बात ही नहीं स्टार्ट करते, वो बाकी चीज है, उसको छोड़ दे। लेकिन मैं कहता हूं, आपको पता है JUI को सबसे पहले तो आप ये देखिए किस तरीके से ये पास हो रहा था। रात के 11 बजे तक nobody knew what the draft is। मैं आपके टाइम में ले जाता हूँ वापस। रात उसको छोड़ दे, उसको छोड़ देना। देखिए बिल पास करना और बात होती है और आइन की और बात होती है, उसमें आइन की कोई बात नहीं। अब मैं आगे बात बताता हूँ। उसमें एक इन्होंने बिल दिया JUI को, कमरान मुर्तज़ा साहब के अल्फाज है, सेनेटर साहब के। उन्होंने कहा कि जब मैंने वो खोला मसवदा और उसका पहला सफ़ा निकाला तो पहले सफ़े के अंदर से काला सांप निकला। ठीक है। और बकौल हामिद मीर साहब के वो काला सांप नहीं था, वो काला इज्तिहाद था। ठीक है। जो उसके अंदर चेंजेस ला रहे थे, वो आर्टिकल 8 का। आपके पास 2 सोर्स हैं, एक हामिद मीर है, दूसरा कामरान मुर्तज़ा साहब है, बस। नहीं, बहुत सारे हैं। किसी ने देखे नहीं है, किसी ने दिखाया नहीं है, खुद देख ले, दिखाया नहीं है। देखिए ना, आएगा टेबल मांगेंगे तो आपको दिया जाएगा। मेरी बात सुने ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देखिए, मेरी बात सुने, 2 लोगों की स्टेटमेंट पे इतना बड़ा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। देखिए ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सबसे पहले उनको भी नहीं पता। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि जो मेरे पास है क्या वही मौलाना साहब। बिलावल साहब तो डिस्कस करते रहे, सुन ले, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके भी नहीं पता कि मौलाना साहब के पास
कौन से और मेरे पास कौन से और उनके पास सर बिलावल साहब की मौजूदगी में लिफाफा, मैं आपको बता दूं बिलावल साहब की मौजूदगी में आया था, मेरी बात सुने, दोनों ने डिस्कस करके बहुत सारी चीजें निकाली थी। बात सुने, वो उसके बाद हुआ था। नंबर 2, ये जो नया मुसवदा आया था इसके भी ऊपर किसी बहुत सारे लोगों का इबाम है। आपको पता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा, जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रज़ाक ने उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा। ये सारी चीजें जब आ रही होती है ना इस किस्म की, मेरी बात सुने, बार्स के साथ खिताब कर रहे होते, कन्विंस कर रहे होते। देखिए कन्विंस वो जरूर करें, लेकिन बात ये कन्विंस करने की बजाय इसके ऊपर कम से कम 6 महीने 18वीं तरमीम पे 1 साल लगा था। 2 गवाही डाली है ना आपने, मैं तीसरी गवाही आपको दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ नहीं लिफाफे से मगरमच्छ निकला, चलिए आप इसको भी शामिल करने उसके साथ। नहीं मैं सर पढ़े उसको, गवर्नमेंट से डिमांड करें। मैं बता देता हूँ 8वीं तरमीम में, मैं बताता हूँ 8वीं तरमीम में क्या था, मैं बताता हूँ 8वीं तरमीम में क्या था। आप 8वीं तरमीम में लोगों की कस्टडी दे रहे थे विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को टोटली वायलेट कर रहे थे। आप आर्टिकल मैं बता रहा हूं ना, मुझे कामरान मुर्तजा साहब ने बताया ना, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अच्छा। नंबर 2, आर्टिकल 17 के अंदर भी चेंजेस ला रहे थे, फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंजेस ला रहे थे। ये वो चीजें हैं। देखिए ये कामरान मुर्तजा साहब की बातों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती, नून लीग नहीं मानती, आधी जेओए नहीं मानते। और आप उसके ऊपर यकीन 4 आर्टिकल आए जिसपे आर्टिकल नहीं बहुत सारे, उसके अलावा मेरा एक सवाल उठता है, अगर बहुत अच्छी नियत है और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाना चाहते हैं, हम उसको पार्लियामेंट में ले डाउन करके उसके ऊपर कोई 5-6 महीने बहस क्यों नहीं करते? मुझे ब्रेक लेने दे। आपका नुक्ता वैसे आपका ठीक है शाला साहबा, पॉइंट इनका 100% दुरुस्त है। अगर ये पार्लियामेंट ने पास करना है तो पार्लियामेंट के पास मुसवदा होना चाहिए और उसको डिस्कस करके, या फिर पार्लियामानी कमेटीज के पास होना चाहिए, उसको डिस्कस करके कैबिनेट के पास। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद हुकूमत की कैबिनेट से पास ना हो जाए, पार्लियामेंट में कैसे आ सकता है? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शाला साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जब तक कैबिनेट किसी मसवदे को अप्रूव नहीं करती उस वक्त तक वो ओपन नहीं किया जा सकता, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब के पास एक प्लान था या एक बिल था और जो कामरान मुर्तजा साहब के पास था या मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास था, वो भी तो कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुआ होता, फिर क्यों डिस्कस होता रहा? वो डिस्कस इसीलिए हो रहा था कि कंसेंसस डेवलप कर रहे थे और हम ये समझ रहे थे कि हमारे पास ये तासुर था कि मौलाना साहब जो है वो राजी हैं। और जब ये बात हुई कि हमारे सामने ये बात आई कि इस तरह से मसला है, तो चेयरमैन ने खुद मूव किया। और मैं ये समझती हूँ कि अगर कहीं गलती हो रही थी तो मैं ये देख रही हूँ कि उसको सुधारने की भी बहुत बड़ी कोशिश हो रही है। और जब मैंने आपसे ये आर्टिकल्स, जिनके मुझे ज़ाहिर है मैंने नहीं पढ़ा, अगर मैं एक दिन इस पे लगाऊंगी तो ये निकालूंगी, इस तक बात आ गई है, तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज़ में या तीनों पार्टीज़ में ये सब डिस्कस हो रहा है। और लेकिन बड़ी माजरत के साथ के पर्सन स्पेसिफिक बनाने की कोशिश हुई, उसको भी बिल्कुल वाजे कर दिया चेयरमैन ने कि भाई हमें इससे कोई मसला ही नहीं है कि जस्टिस मंसूर होंगे या फाइज ईसा होंगे या कोई तीसरा होगा, और ये एक तरीक़ाकार होगा जिसको पार्लियामेंट पास करेगी। तो मैं नहीं समझती कि इस पे इतना मसला हो, क्योंकि अगर हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं करेंगे आईनी तरमीम, हम नहीं करेंगे काम, तो कैसे होगा? लेकिन वैसे एक सवाल है कि सबसे बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक, वो पार्लियामेंट के अंदर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके पास मसवदा नहीं है। अगर आप दोनों के पास हैं या तीनों पार्टी के साथ हैं तो आपको शेयर करना चाहिए उनके साथ। क्या कहते हैं, ये तीनों किसी एक पे पहुंच जाएंगे, उनको भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। ये तीनों किसी एक कंसेंसस पे पहुंच जाए, उन्हें दें अगर वो तैयार हैं। इसीलिए बिलावल भुट्टो साहब ने एक कमेटी बनवाई असेंबली में, ताकि हर चीज़ में हर एक का शेयर रहे। और यकीनन कि देखें, जितना ज़्यादा डिस्कशन में आएगा इतना अच्छा होगा। पहले जो है अपना दिमाग से सब ये निकाल दें कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। अगर हम पर्सन स्पेसिफिक काम कर रहे होते तो ऑर्डिनेंस, वो नैब के जो अमेंडमेंट्स हुई थी जिसमें कंप्लेनेंट जो है बानी पीटीआई थे, वो जैसे ही
वो गलत साबित हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बेनिफिशियरी कौन हुआ? मानी पीटीआई। तो कानून कभी भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता, कोई भी पर्सन हमेशा जिंदा नहीं रहेगा, हमेशा उस जगह पे नहीं रहेगा, और हम किसी पर्सन स्पेसिफिक कानून कैसे कर सकते हैं? किसी को भी नहीं मालूम मौत की कौन सी घड़ी है, पलक झपकने की बात होती है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने इन तरामीम के साथ काजी फायज ईसा साहब को नथी कर दी है ना, आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अपोजिशन जो है उसका एक ही डिमांड है कि आप जो मर्जी तरामीम कर ले, काजी फायज ईसा साहब को सीट पर नहीं रहना चाहिए। तो क्यों आपके जहन में है कि ये काजी साहब के लिए किया जा रहा है? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी वो कहते हैं ना कि जो दूध का जला हुआ नहीं, जो जिनके पास समझ बूझ होती है वो चीजें पिकअप कर लेते हैं। अच्छा, ठीक। अभी जब बातें हो रही थी तो इन्होंने कहा कि हमारा ख्याल था कि वो राजी हैं, तो अगर वो राजी होते तो एज इट इज वो पास हो जाता उस दिन। वो सारी चीजें जिस पे आज ये लोग कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो पास हो चुका होता। क्यों? कि मौलाना साहब राजी होते। मतलब अगर मौलाना साहब ने ना देखा होता, जैसे इन्होंने नहीं देखा था, आपको जैसे इन्होंने नहीं देखा, जैसे इन्होंने नहीं देखा था, जैसे पीएमएलएन के 99.9% लोगों ने नहीं देखा था, सिवाय 2 या 3 के, बाकी किसी ने नहीं देखा था। उसने पास हो जाना था, अंधाधुंध पास हो जाना था। अब बात आ जाती है, देखिए प्रॉब्लम यह है कि वो पर्सन स्पेसिफिक खाली नहीं है, वो टाइम स्पेसिफिक भी है। अच्छा जी। वो इशू स्पेसिफिक भी है। ठीक है। और जैसे इन्होंने कहा है ना कि एक बंदे के लिए उसके बाद हो जाता है, इन्होंने वाकई अपने आप को बचाने के लिए नैब तरामीम जो पास किए हैं, अब उसके बाद बाकी सारे चोर डाले, इमरान खान साहब को फायदा हुआ उसका। नहीं, उसके बाद जहां जिसका दाव चलेगा चलता निकलता जाएगा। चोर डाकू ना कहे ना, सब कुछ खान साहब को भी फायदा हुआ उसका। देखिए ना, ये लोग कहते हैं कि भाई एक जो आप कितना उसका मेरे ख्याल में सेक्शन 4 है उसका, ये नैब तरामीम का, कि जो कैबिनेट से अप्रूव हो जाए उसका फायदा इमरान खान साहब ने सबसे पहले उठाया। नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप यहाँ पे दरवाजा लगाते, आप वो बंद करके यहाँ पे, सर आप लिख देना, आप लिख के मैं इसका फायदा नहीं लेना चाहता। सब यहाँ से निकलेंगे ना, मैं ये नहीं कह सकता मैं वहां से नहीं निकलूंगा। सबसे पहले आपको निकलना चाहिए, दरवाजा ही वहां से बंद कर दिया, यहाँ से कर दिया, तो मैं कहां से निकलूंगा? तो पहले निकलना नहीं, आप सबसे पहले आपने ये निकल चुके हैं, ये निकल चुके हैं। कितना निचोड़े मुझे एक बात सवाल वाले साहब के ऊपर सारे केसेस बंद हो गए, बाकियों के ऊपर केसेस बंद हो गए, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर सारे किया था कि कैबिनेट अप्रूव किया था। सबने वो देखे ना। देखिए, मैं एक बात करना चाहती हूँ, मैं एक बात करना चाहती हूँ, मैं कैबिनेट का पार्ट रही हूँ। बजट जो है बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं मालूम। मेरा अपना एक डिपार्टमेंट था, उसके बजट को मैंने सीएम से जाकर डिस्कस किया और वो आया। क्या आया ये मुझे जब मैं कैबिनेट में बैठूंगी जब पता चलेगा। ठीक है। असल बात जो है वो ये है कि देखिए, छोटी चीजों से बड़ी चीज की नीयत पता चलती है। 51-54 बिल आप 20 मिनट में पास करते हैं क्योंकि आपका टेका था। आप जो है छोटे छोटे बिल पास कराने के लिए फोन कराते हैं अपने एमएनएस को। हमने तो आपको फोन नहीं कराया। रही बात नैब की, तो हम तो नैब के खिलाफ है, हम तो समझते हैं कि उसको होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमने उसको सहा है। हमने हर चीज सही है। हमने 11.5 साल से ज्यादा आपकी हुकूमत मिला के 14 साल सदर मुमलिकत ने बगैर किसी सजा के जेल काटी है। हमने जो है हमारे सीएम बरी हुए हैं नूरियाबाद केस में, उसको आप लोग ने सिंध में नहीं चलने दिया। सदर साहब के केस सिंध में नहीं चल सकते थे। ये क्या था? क्या ये इस वक्त आपको ह्यूमन राइट्स की 8वीं शिक और 10वीं शिक और 15वीं शिक याद आ रही है? तो मेरा ये कहना है कि देखें, जब चीज अगर हुकूमत ये समझ रही थी कि उसकी गिनती पूरी है, सब पूरी, और वो रात में मुतमईन थे 5-1 घंटे मौलाना के साथ गुजार के, और सुबह जब अमेंडेड चीज जो आपने गिनती का मामला बताया ना, ये बड़ा दिलचस्प है। मैंने ब्रेक ले लिया जब मैं इस बात को पूरा कर लूं, सुबह जब अमेंडेड चीज गई तो उसमें मसाइल हो गए, और जब मसाइल हुए तो फिर मसाइल बढ़ते ही चले गए। बात यह है कि उसको अंडरस्टैंड करके और वर्ड टू वर्ड डिस्कस करके रिजॉल्व किया जा रहा है। फोन करके ना अपने मेंबर्स को ना दूसरे मेंबर्स को थोपा नहीं जा रहा। ठीक है, छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाया गिनती तो पूरी उस वक्त भी नहीं हुई, गिनती आज भी पूरी नहीं हो रही, गिनती 2 दिन बाद भी पूरी नहीं हो रही, तो आप परेशान क्यों हैं? मसला क्या है आपको? देखिए, बात इस बात की नहीं है परेशानी की। अगर हम लोगों ने 34 बिल या 35 बिल हम लोगों ने 54 बिल पास किए थे आधे घंटे में 20 मिनट में, तो वो ठीक नहीं था। लेकिन हमने 126, देखिए ये याद रखें, बाद में ये कहेंगे गलती हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 126 बिल पौने घंटे में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज के पास हुए हैं आखिरी 2 दिनों में। किसके? इन लोगों ने 126 यूनिवर्सिटीज बनाई है। सुने, यूनिवर्सिटीज का ताल्लुक तालीम से नहीं है, उसका ताल्लुक बिजनेस से, वो सर्टिफिकेट्स देते हैं, उसका ताल्लुक तालीम से नहीं, तालीम कुछ और चीज है। अच्छा, नंबर 2, थोड़ा सा जिया शाहिद साहब एक बड़े नाम थे, सहाफी थे, बड़े नाम थे। उन्होंने भी वो 15 साल की जेल के बारे में एक किस्सा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ सर? ठीक है ना, वो आप जिया शाहिद साहब को उसमें से पढ़ लें। ऐसे लोग लिखते रहते हैं ना, क्या क्या पढ़े। जिया शाहिद साहब ने लिखा हुआ था कि मैं गया था उनसे मिलने के लिए, अस्पताल गया, पहुंचा, पता चला कि वो अस्पताल में नहीं है, उसके साथ वाले घर में है। फिर वहां चला गया तो पता चला, फिर उन्होंने अपना वो बताया कि आपके अभी दीवार तोड़ के बड़ा कर दिया जाता है, 36 लाख का खाना। मैं बता रहा हूँ ना। वैसे एक बात है, डू यू नो 1990s में हम लोग जब थे ना, हमारे साथ के लोग हाउस जॉब कर रहे थे पिम्स में, और पिम्स में एक पूरा फ्लोर बंद था। क्यों? उस फ्लोर में हम जा नहीं सकते, तो कोई भी नहीं जा सकता था वहां पे। पूरे फ्लोर पे जरदारी साहब थे, सिक्योरिटी तो चाहिए पूरे फ्लोर पे, पूरे फ्लोर पे बैरक जो है इमरान खान साहब की, जिसके अंदर 8 बैरक खाली वो इस वजह से खाली नहीं रखी हुई है कि वो सिक्योरिटी है, इस वजह से खाली रखी हुई है कि वो लोग जो उनके साथ कोई बात ना करे, इस वजह से नहीं है। 1.5 घंटा बात करके आए उनसे। मैं भी बात करके आया ना, तो फिर 4 बंदे मेरे साथ, ऐसा है, 4 बंदे क्यों चाह रहे हैं कि अडियाला से निकल जाए? उन्हें भी सहूलतें मिली हुई है, रहने दे 10-15 साल। लेकिन 4 बंदे इधर, 4 बंदे इधर, मैं उसकी बात कर देता हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं 10-15 साल उनको भी। लेकिन देखिए, वो तो वक्त की बात है ना। उन्होंने कोई डील करके ना मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ना कुछ करके जा रहे हैं, कुछ नहीं। इनका क्लेम ये है कि उनको डील ऑफर ही नहीं हो रही। देखिए, मैं तो मैं ये बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही। कितने लोगों ने कहा कि जी वो उनको ये, मतलब लोग कर रहे हैं बात, कौन सी डील की बात कर रहे हैं? उनको कहा जा रहा है कि जी आप 2 साल के लिए पॉलिटिक्स में ना हो, आप मुल्क से जहां मर्जी जाने चले जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, फलान नहीं कहेंगे। सर, ये कौन कह रहा है आपको? सर, मैं बता रहा हूं, छोड़े क्यों? इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं साहब। मैं तो कहूँगी जिया शाहिद को वैसी जेल दे देते हैं, वो रह जाए 1 साल। नहीं, चले वहां पे हैं वो। मैं ये कह रही हूँ कि जिसको इतराज है जरदारी साहब की जेल पे, उसको प्रोवाइड कर देते हैं। इतराज नहीं है, प्रोवाइड कर देते हैं। और मुझे नहीं मालूम आप कौन से डील की बात कर रहे हैं। आपने इतनी जेल गुजारने के बाद डील किया, आपने रिसेंटली एक वी लॉ किया है। मैं तो रोज करता हूं। नहीं, लेकिन मैं देखे ना, मैं जो मेरी नजर से गुजरा है मैंने वो देखा है, जिसमें आपने कहा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान में जो कलाम था कि या अल्लाह आपको भी हंसी आती है, नहीं उस बात से, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं 2 दफा, ठीक है। एक जब मैं किसी को देना चाहूं और लोग उसे रोकना चाहें, और एक जब मैं किसी से लेना चाहूं और लोग उसे देना चाहें। बिल्कुल ठीक बात तो वैसे ठीक है। शैला साहबा, ये फरमाइएगा, ये जो 63A का केस चल रहा है, ऐसा लगता है कल या परसों इसका फैसला आ जाएगा, तो ये आपकी गिनती तो पूरी हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ने हैं, और तोड़ के आपने लीगलाइज हॉर्स ट्रेडिंग लीगलाइज। देखिए, पहली बात ये तो फिर अब वहीं पे खड़े हो गए जहां पे 80s की। देखिए, मैं बात ये करना चाह रही हूँ, मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि हुकूमत का दावा था कि हमारी गिनती पूरी है। दावा था ना, आपने मुख्तलिफ लोगों से सुना, लेकिन उसके बावजूद हमने एक कंसेंसस की बात की है। और 18वीं तरमीम के वक्त हम 346 का ऐवान था शायद उस वक्त, या 42 का, 126 थे हम, ठीक है, उस वक्त भी किया था। और COD जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के इनके बानी भी सिग्नेटरी हुए बाद में, वो 2007 वो भी था। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 63A जो है, जिसको सुना गया था 7/6/2022,
तो एक सवाल उसमें ये बनता है कि अब तक रिव्यू क्यों नहीं सुना गया? 5 बंदे 5 सुन लेते दोबारा, जिनके अभी तफसीली फैसले नहीं आए, नहीं तो वो दोबारा सुन लेते, सिर्फ दोबारा सुन लेते। अब क्या था, उसको किस तरह रीराइट किया गया कि परवेज इलाही बगैर इलेक्शन के सीएम बन गए। एक सीधा सीधा लॉ है कि आपको जो है पार्लियामेंट्री लीडर के कहने पे अपना हक के वोट इस्तेमाल करना है, और अगर आपने उसके माइंड के हिसाब से नहीं किया है तो वो आपके ऊपर एक एप्लीकेशन लगाएगा, स्पीकर को देगा, स्पीकर जो है वो इलेक्शन कमीशन को देगा, वो उससे पूछ करेंगे, अगर वो हो गया तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। फैसला मुझे लगता है हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर लें, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ सकता। 63A को अगर आप मुअत्तल रखेंगे तो आपका जो मेंबर है उसका वोट का हक आप छीन रहे हैं। जब आपके जमाने में हो तो 14 सेनेटर्स के जमीन जागते हैं, पहले सेनेटर्स की बात कर देता हूं। लेट मी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। उन 14 या 7 या 10 सेनेटर्स ने वोट किसी और को नहीं दिया, उन्होंने अपना वोट गलत किया था, उसी बंदे के नाम पे वोट डाला, लेकिन उस जगह पे डाला जहां से वोट रद्द हुआ था। और ये पीएमएलएन वाले थे, ये पीएमएलएन वाले थे, ये पीएमएलएन वाले थे। नहीं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं कह रहे, आपने बैरिस्टर साहब की आवाज आई थी, ये तो उड़ गया थे, वो नहीं चाहते थे पीपल्स पार्टी वाले बने, वो नहीं चाहते थे। अब मैं आगे बात करता हूं, ठीक है? खत्म हो गया। आर्टिकल 63A की जो बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली इनका कंसेंसस ये है कि हम लोगों ने किसी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। क्यों? नंबर्स पूरे नहीं है। जब नंबर्स पूरे नहीं है तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो फैसला आ जाएगा, तो इस वक्त इलीगल बेंच बैठा हुआ है। इस बेंच की लीगैलिटी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है लीगैलिटी। 189 जो है, 189 आर्टिकल जो है वो ऑर्डिनेंस को कहता है कि लगा सकता है, उसमें उसने कंडीशन को एक्सप्लेन करने अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। लेकिन सुप्रीम अल्लाह हाफिज़।